शक से संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ विजन आईएएस का आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। वर्तमान में आपका चल रहा है 18वीं सदी का भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोनों टॉपिक पे बात कर लिए थे। अगला टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी सिस्टम। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है, इसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ है, चलिए एक एक लाइन को समझते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया। इसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो गंगा घाटी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, मध्य भारत में, पंजाब के कुछ हिस्सों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। क्योंकि यहाँ के गांवों में संयुक्त भूमि का अधिकार अभी आम थे, इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि शामिल थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। महाल कहे, पूरे गांव को महाल की संज्ञा दी गई यहाँ पे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, सैद्धांतिक रूप से जो भूमि होता था पूरे गांव की, पूरे महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे। लेकिन व्यवहार में क्या होता था, किसान लोग अपने भूमि को आपस में विभाजित करके उस पर कार्य करते थे, कृषि करते थे, तथा लगान महाल के प्रमुख के पास जमा करते थे। महाल का जो प्रमुख होता था, जैसे एक गांव है, एक महल है, तो उसका जो प्रमुख होता था उसके पास किसान लोग लगान को जमा करते थे। तदुपरांत ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे, और वो जो महाल का प्रमुख था वो किसके संपर्क में था? तो ये सरकार के संपर्क में था, उसके पास ये फिर लगान को जमा करते थे। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉर्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लाया? हॉर्ट मैकेंजी ने। ठीक है। अब ये जो व्यवस्था थी, इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि शामिल थी। कितना शामिल थे? 30% भूमि शामिल थे। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आते थे? गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। ठीक है। और इसमें किसान जो महाल थी, महाल होते थे, महाल के अंतर्गत पूरे उस गांव की भूमि होती थी। महाल का एक प्रमुख होता था, वो कृषकों से कर की वसूली करता था और उस कर को फिर सरकार के पास जमा करता था। और महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले किसने लाया? तो हॉर्ट मैकेंजी ने लाया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी विशेषताएं देख लीजिए, इस महलवाड़ी की विशेषताएं। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। इस व्यवस्था में एक अच्छी व्यवस्था थी कि पूरे संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर लगान को तय किया जाता था। दूसरी विशेषता देखिए, महाल कई गांवों की संयुक्त संपत्ति। महाल का अर्थ क्या हुआ? कई गांवों की संयुक्त संपत्ति को महाल कहते थे। कि समग्र उत्पादन के आकलन के आधार पर निर्धारित किया गया, यानी कि उत्पादन के आधार पर कर को निर्धारित किया गया। ठीक है। यह व्यवस्था समस्त ग्राम्य समुदाय के साथ संयुक्त रूप से तथा अलग अलग निर्धारित की गई। ये जो व्यवस्था थी, ग्राम समुदाय को संयुक्त रूप से या फिर अलग अलग भी निर्धारित की गई थी। कर समूचे गांव समुदाय पर लगाया जाता था, लेकिन जो टैक्स था पूरे गांव पर लगाया जाता था, यानी महाल पर लगाया जाता था। आगे देखिए, गांव के समुदाय के किसानों के बीच कर संग्रह लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया था। गांव के समुदाय के किसानों के बीच कर संग्रह के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया था, यानी किसानों को एक निर्धारित लक्ष्य मिल गया था कि मुझे इतना कर संग्रह करके रखना है और इसे जमा करना है। ठीक है।
प्रत्येक किसान ने राजस्व में अपना योगदान दिया। इस प्रकार से प्रत्येक किसान ने राजस्व में योगदान दिया। आगे देखिए, इस प्रकार दूसरों के बकाए के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार था। हाँ, क्योंकि ये जो कार्यभार था, है ना, ये जो उत्तरदायित्व था पूरे गांव पर था, पूरे महल पर था। ठीक है, इसलिए एक जो कृषक था दूसरे का यदि बकाया है तो उस पर भी प्रेशर बना रहा था, क्योंकि महल जो था समुदायों के रूप में था। क्योंकि उस महल से, उस गांव से इतना कर तो जाना ही चाहिए, इसलिए हर एक किसानों को एक लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे कि इतना इतना यदि करोगे तो ये महल का जो कर है, जो कर है, लगान है, वो सही निर्धारित समय पर और जितना चाहिए उतना मिल सकता है। और यदि कोई किसान निर्धारित कर को नहीं दे पाता था तो इसके लिए पूरा समुदाय जिम्मेवार होता था। बात ये समझना है। चलिए आगे समझते हैं। किंतु अभी भी स्वामित्व अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से किसानों को ही प्रदान किया गया था। किंतु स्वामित्व किसके पास था? व्यक्तिगत रूप में था, किसान के पास ही था। इसलिए भूमि स्वामियों को अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। क्वेश्चन पूछ सकता है, महलवाड़ी व्यवस्था में संपत्ति बेचने और गिरवी रखने का अधिकार किसानों के पास था या नहीं? तो ये था। गांव के समुदाय का मतलब गांव की पूरी आबादी नहीं थी। अच्छा, गांव के समुदाय का मतलब गांव की पूरी आबादी नहीं थी। यह वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें विशेष रूप से उच्च जातियों के लोग शामिल थे। ये पॉइंट आया पकड़ा कर। गांव के समुदाय का मतलब ये मत समझ जाइए कि गांव की पूरी आबादी। ये जो थी वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समुदाय था जिसमें विशेष रूप से उच्च जाति के लोग शामिल थे। आगे देखिए, गांव का ही एक निवासी जिसे लंबरदार कहा जाता था, गांव से राजस्व एकत्रित कर कंपनी के पास जमा करते थे। गांव का ही एक निवासी होता था जिसको लंबरदार कहा जाता था। ये क्या करते थे? गांव से राजस्व का एकत्रित करते थे और कंपनी के पास जमा करते थे। यानी वो जो महल थे, महल का जो मुखिया प्रमुख होता था उसे लंबरदार कहा जाता था। समझ गए बात को? मुखिया या महल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसानों को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। यानी कि जो महल का प्रमुख होता था, जो लंबरदार होता था, उसके पास ये अधिकार था कि यदि कोई किसान सही से लगान अदा नहीं कर रहा है तो उसको भूमि से बेदखल भी कर सकता था। ये उसके पास ताकत थी, लंबरदार के पास, मुखिया के पास, महल के प्रमुख के पास। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर विशेषता, ब्रिटिश शासन के द्वारा समय समय पर कर की दरों में संशोधन किया जाता था। ब्रिटिश शासन सरकार जो थी समय समय पर कर की दर में संशोधन करते थे। तो यहाँ तक समझ गए आप कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। चलिए आगे देखते हैं फिर से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम, महलवाड़ी व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ? उत्तर भारत में पंजाब की भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, ब्रिटिश इस क्षेत्र से अधिकतम राजस्व वसूलना चाहते थे। भू राजस्व सामान्यतः उपज का 50 से 75% होता था। यानी कि भू राजस्व जो था 50 से 75% भू राजस्व होता था। यानी कि यदि कोई 100 रुपया कमाता है तो उसका 75 रुपया टैक्स में चला जाएगा। ये स्थिति थी। और उत्तर भारत में पंजाब की जो भूमि थी वो उपजाऊ होती थी। अब ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, इस क्षेत्र पर इनकी लोलुपता बढ़ गई। लगा कि ये तो उपजाऊ है, यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, तो वे ज़्यादा कर वसूलना चाहते थे। ये एक परिणाम के रूप में यहाँ आया। तो इस प्रकार से भू राजस्व सामान्यतः उस क्षेत्र में 50 से 75% होता था। उत्तर भारत में पंजाब की भूमि जो उपजाऊ थी उस क्षेत्र में कितना होता था? 50 से 75% भू राजस्व होता था। आगे देखिए, जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गई, पिता ने बेटों के बीच भूमि विभाजित की, बंटवारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का भी विखंडन हुआ तथा जोतों का आकार छोटा होता गया। इस प्रकार उत्पादकता में गिरावट आई। खंड छोटा हुआ, खेत छोटा हुआ, उत्पादन हर एक व्यक्ति पर
बढ़ता जाएगा। किंतु फिर भी ब्रिटिश शासन ने नगद में राजस्व की मांग की। अब ब्रिटिश शासन क्या किया, नगद पैसा मांगता था, इसलिए फसल उत्पादकता में गिरावट के कारण किसानों को करों के भुगतान के लिए धन उधार लेना पड़ता था। अब इसको पैसा चाहिए सरकार को, और भूमि का खंड छोटा हो गया है, उत्पादन उस स्तर पर नहीं हो रहा है, तो लगान दे तो कैसे दे, पैसा दे तो कैसे दे। इसके लिए किसान लोग क्या करते थे, बेदखली से बचने के लिए, कृषि जो खेत थे उसके बेदखल से बचने के लिए भुगतान करते थे उधार लेकर के। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर परिणाम क्या होता है। परिणामतः अधिक से अधिक कृषि भूमि साहूकारों के हाथ में चली गई। अब जो लोग नहीं दे पाते थे तो ये भूमि किधर चले गए, साहूकारों के पास हाथ में चली गई। जब किसान कर चुकाने में असफल हो जाते थे तो कृषि भूमि साहूकारों के हाथ में चली जाती थी। लेकिन साहूकारों की स्वयं खेती में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण वह इसे किसी दूसरे किसान को पट्टे पर दे देता था। लेकिन साहूकार तो खुद खेती नहीं करेगा, तो साहूकार क्या करता था, उसके हाथ में तो खेती आया, वो अपना खेती को ट्रांसफर कर देता था, दूसरे किसानों के हाथ में दे देता था। परिणाम ये होगा। अब चलिए चौथा परिणाम क्या होता है। इस प्रकार उपपट्टे, ऋण और भूमिहीनता महलवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आम हो गई। अब बताइए, ये जो परिणाम हुआ, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसमें उपपट्टे, पट्टे पर भूमि देने की परंपरा आ गई, ऋण आया, ऋण की ग्रस्तता आई, भूमिहीनता देखने को मिली महलवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में। जहाँ जहाँ महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी ऐसा स्थिति देखने को मिला। ठीक है। महलवाड़ी को संशोधित जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता था। महलवाड़ी को संशोधित जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा संशोधित जमींदारी प्रणाली किसे कहा गया, तो महलवाड़ी को। आइए आगे। क्योंकि महलवाड़ी के इलाके में पूरे गांव के लिए भूमि राजस्व तय किया गया था। क्योंकि महलवाड़ी के इलाकों में पूरे गांव के लिए भूमि राजस्व तय किया गया था और गांव के लंबरदार के द्वारा इसे इकट्ठा किया जाता था। सैद्धांतिक रूप से पूरा ग्राम एक मालिक या जमींदार था। इस प्रणाली के अन्य संयुक्त किराया प्रणाली, संयुक्त पट्टा, भाईचारा प्रणाली, महाल व्यवस्था और ग्रामवाड़ी आदि थे। तो ये ध्यान रखिए, संयुक्त किराया प्रणाली, संयुक्त पट्टा, भाईचारा प्रणाली, महाल व्यवस्था, ग्रामवाड़ी, ये सब जो नाम है किसके नाम है, महलवाड़ी व्यवस्था का। क्योंकि इसमें जो दायित्व बनता था, पूरे जो महाल थे, पूरे जो गांव था, उससे कर लिया जाता था। कर कौन लेता था, लंबरदार लेता था, यानी महाल के प्रमुख लेते थे। और ये कर फिर किसको देते थे, सरकार को देते थे। आइए आगे। 5 नंबर देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि पर पद्धतियों का विशेषकर अत्यधिक कर तथा नवीन प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ऐसी स्थिति आई इन सारे पद्धतियों से तो भारत की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य जैसे भूमि व्यवस्था तथा न्यायिक कार्य समाप्त हो चुके थे। ग्राम पंचायतों का जो कार्य था, भूमि व्यवस्था, न्यायिक कार्य, ये सब सारे समाप्त हो गए थे तथा मुखिया अब केवल सरकार की ओर से भू कर संग्रहता ही रह गया था। जो गांव के मुखिया होते थे, अब ये इनका केवल कार्य हो गया था भूमि कर का संग्रहण करना। क्योंकि ये सारा कार्य न्यायिक कार्य हो गया, भूमि व्यवस्था, इन सारे से इनका अधिकार को खत्म कर दिया गया और केवल अधिकार क्या रहा, भू कर संग्रहकर्ता के रूप में इनका अधिकार रहा। जो महाल है, जो भी गांव है, वहाँ से भू राजस्व जो लगान है उसको इकट्ठा करके सरकार के पास जमा करने। इस प्रकार गांवों की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इधर से उधर तहस नहस हो गई। पूरी प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बिखर चुकी थी। यही परिणाम हुआ। 6 नंबर देखिए। इस व्यवस्था ने प्रधान या मुखिया को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। मुखिया को तो शक्तिशाली बना ही दिया,
किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उन्हें शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। अब तो ताकतवर बन गया कौन? मुखिया जो होता था, क्योंकि अब किसी भी किसान को बेदखल कर सकता था, है ना। तो इस संदर्भ में मुखिया की जो थी, महल के जो प्रमुख था, उसका शक्ति यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 7 नंबर देखिए, सरकार एवं किसानों ने प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। सरकार और किसानों के जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट संपर्क थे समाप्त हो गए। ये तबाड़ी व्यवस्था में तो डायरेक्ट संपर्क था ना, अस्थाई बंदोबस्त में डायरेक्ट संपर्क नहीं था। ये तबाड़ी व्यवस्था में सरकार के साथ डायरेक्ट संपर्क था। इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने सारा ये सब टॉपिक करा चुका हूँ। और महलवाड़ी व्यवस्था में भी डायरेक्ट संपर्क नहीं है किसानों का सरकार से। महलवाड़ी व्यवस्था में बीच में आ रहा है कौन? महल का प्रमुख, मुखिया, लंबरदार जिसको कहा गया है। ठीक है, व्यवस्था में दोष क्या है? देखिए, इन सारे एक एक लाइन को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये सब बात है ना, वो आपके अनुभव का बताएगी। जब इस पीडीएफ को आप 3 से 4 बार रीडिंग मारिएगा, उसके बाद जो आप नोट्स आप अपने कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, वो आपकी अपना अनुभव हो गई। ये एक तरह के सेल्फ स्टडी की भांति मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद कहीं भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक यहाँ पे अभी हो रही है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यवस्था में दोष। महलवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। ये तो दोष दिखाई पड़ा, अभी समझाते हुए आ रहे हैं। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी तथा यदा कदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा था। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। ये भी सही है, समझते हुए जा रहे होंगे आप लोग। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को वसूल कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उसका कोई संबंध नहीं था। इन कारणों से धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगे तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। ये सारे इनके दोष दिखाई पड़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये दोष आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये सारे बात का जिक्र पहले भी हो चुका है। अत्यधिक ताकत मिल गया है मुखिया को, लंबरदार को, महल के प्रमुख को, जो भी कह लीजिए उसको। किसी भी किसान को बेदखल कर सकता था। सरकार से और किसान से सीधा संपर्क नहीं था। सीधा संपर्क नहीं था तो फिर इसका शोषण जो है, किसान का शोषण अत्यधिक दिखाई पड़ा। लगान एक निश्चित दर तय की गई थी। लगान दी जाती थी, वो सामूहिक रूप में दी जाती थी। यानी कि इकट्ठा कौन करता था? मुखिया करता था, लंबरदार जिसको कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेज का एक ही लक्ष्य था, जैसे भी हो इनकम अच्छा आना चाहिए। इसलिए पंजाब वाले क्षेत्र में, उत्तर भारत वाले क्षेत्र में जो भूमि उपजाऊ थी उसके लिए उन्होंने क्या किया? जो भूमि उपजाऊ थी उसके लिए उन्होंने क्या किया? 50 से 75% टैक्स लगाया। इसका परिणाम क्या हुआ? जब समय बीता, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आया, तो कृषक जो वर्ग थे उनके घरों का, उनके खेतों का बंटवारा हुआ, तो भूमि छोटी पड़ती चली गई। लेकिन अंग्रेज़ों का डिमांड बढ़ता चला गया। इससे जो कृषक थे सही से ऋण नहीं चुका पा रहे थे, तो ऋण नहीं चुका पा रहे थे तो इससे क्या हुआ? उन सारे कृषकों को भूमि बेदखल का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से
पूरी तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। चलिए, इन सारे टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका विश्लेषण देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था का विश्लेषण। ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से परंपरागत रूप से भूमि की अहस्तांतरणीय, विक्रय न की जाने वाली वस्तु तथा किसानों के अस्थायी अधिकारों का विषय समझा जाता था। परंपरागत रूप से यदि देखा जाए तो भूमि को अहस्तांतरणीय, विक्रय न की जाने वाली भूमि तथा किसानों के अस्थायी अधिकारों का विषय समझा जाता था, यानी कि किसानों के अस्थायी अधिकार का यह विषय था। ये परंपरागत रूप से भूमि को अहस्तांतरणीय और विक्रय न की जाने वाले वस्तु के रूप में दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में भूमि को हस्तांतरणीय तथा विक्रय योग्य वस्तु बना दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था में भूमि को हस्तांतरणीय बना दिया गया और ठीक है, और विक्रय योग्य वस्तु बना दिया। ठीक है, आगे देखें, यदि भूमि को हस्तांतरित की जाने तथा बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो किसानों के लिए लगान जमा करना कठिन हो जाता, क्योंकि किसान के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या वस्तु नहीं होते थे। ऐसा जो भूमि को हस्तांतरणीय और कृषि बेचने योग्य बनाया था, इससे फायदा हुआ किसान को ही, क्योंकि बेच करके या फिर हस्तांतरण कर करके रकम अदा करते थे सरकार को। अब वह माल गुजारी जमा करने के लिए जमीन की जमानत देकर रकम उधार ले सकता था या उसका एक हिस्सा बेच भी सकता था। आगे देखिए, ऐसा करने से इनकार करने पर सरकार उसकी भूमि को नीलाम कर सकते थे। भूमि पर काश्तकारों को अथवा रैयत की सीधी अधिकार देने का यह कारण था कि वे कृषकों को बेहतर बनाने की दिशा में निवेश करेगा। आगे देखिए, कृषकों के दृष्टिकोण से इससे कृषि उत्पादकता धीरे धीरे कम होती चली गई। इस व्यवस्था ने ग्रामीण स्वशासी व्यवस्था को नष्ट किया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव के दृष्टिकोण से देखिए, प्रारंभिक कृषक विद्रोह के उद्भव की यहाँ पर नींव पड़ गई। 1857 के संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित यहाँ पर हुई। आर्थिक राष्ट्रवाद की यहाँ पर नींव पड़ गई। तो ये आपका रहा क्या, महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे लास्ट होता है। अब अगला टॉपिक है पुलिस प्रशासन। टॉपिक है पुलिस प्रशासन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको PDF अवेलेबल करवा देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।